हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप सभी लोग बढ़िया होंगे। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम्स यू टू आवर चैनल फिजिक्स तड़का इंस्टीट्यूट। तो हम बारक और आरजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में डिस्कस कर रहे थे। सब्जेक्ट हमने 4 सब्जेक्ट अब तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। उसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट वीडियो जो तुम्हारा होने वाला है, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो तुम्हारा होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इस लेक्चर के अंदर हम ईएमटी के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ट्राई रहेगी कि इसके अंदर आपके सारे के सारे डाउट कॉन्सेप्ट क्या रहे, क्लियर रहे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बता सकते हैं अपना डाउट। ट्राई रहेगी उसको भी क्लियर किया जाए, ठीक है। इस लेक्चर सीरीज को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, ठीक है। और जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनसे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि आपको इस चैनल के ऊपर फ्यूचर के अंदर क्या क्या चाहिए। मतलब कोई रिलेवेंट सीरीज चाहिए किसी भी नेट एग्जाम तुम्हारा जो आने वाला है, ठीक है, उसके लिए कैसी सीरीज आनी चाहिए, ठीक है। तुम आप उसके रिलेवेंट कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई रहेगी, अगर आपका वो सजेशंस अच्छा हुआ तो उसको जरूर माना जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 20 क्वेश्चन। उसके अंदर आपके पास सामने पहला क्वेश्चन है, कंसीडर टू concentric conducting spherical cell with the inner and outer radius a b c d as on the figure. Both the cells are given q amount of positive charge. In order to have equal surface charge density on the outer surfaces of the both cell, the following conditions should be satisfied. ठीक है, देखो तुम इसके अंदर क्या बोला है, दो कंसेंट्रिक तुम्हारे पास स्फेयर है, सेल है, ठीक है। आउटर इनर रेडियस इनकी बताई गई है, डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। इसको इन्होंने प्लस क्यू चार्ज दिया है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू। और इसको भी इन्होंने कौन सा चार्ज दिया है, प्लस क्यू। तो जैसे ही इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा, इसके अंदर वाले साइड में क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। इस पे माइनस क्यू आ गया तो इस सरफेस से प्लस क्यू अलग होगा, तो वो प्लस क्यू भी कहाँ चला जाएगा, इसके पास ही चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसके पास चार्ज कितना हो गया टोटल, प्लस 2q। और इसके ऊपर चार्ज कितना था, प्लस का q। इन्होंने क्या बोला है, देखो, इन ऑर्डर टू हैव इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस, आउटर सरफेस के ऊपर इक्वल चार्ज डेंसिटी तुम्हारी होनी चाहिए। तो इसके जो आउटर सरफेस थी बी वाली थी, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, चार्ज डिवाइड बाय टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई बी स्क्वायर, ठीक है। और इस आउट एकदम जो एक्सटर्नल है तुम्हारा, एकदम जो आउटर वाला है, बाहर वाला है, उस पे चार्ज कितना है, 2q डिवाइड बाय अपने पास एरिया कितना है, 2 पाई 4 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, q से q गया, 4 पाई से 4 पाई गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, d इज इक्वल टू √2b, ठीक है। यहाँ पे d इज इक्वल टू √2b कहाँ पे है तुम्हारे पास, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। c जो तुम्हारा है वो a से बड़ा होना चाहिए, जो c है वो a से बड़ा होना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन तुम्हारा c हो जाएगा, ठीक है, बिना कोई डाउट के। कुछ नहीं था इसके अंदर, बस चार्ज दिया गया इसको, ठीक है। और इसके बाद हमें कहा गया कि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो आउटर सरफेस जो होने वाला है, जो आउटर वाली साइड है, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो तुम्हारी है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है, सपोज वाई जेड प्लेन्स फॉर्म्स टू बाउंड्री between two dielectric medium 1 and 2 with dielectric constant epsilon 1 is equal to 3, epsilon 2 is equal to 4, epsilon 1 is equal to 3, epsilon 2 is equal to 4, ठीक है। ये तुम्हारे पास वाई जेड सरफेस है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें क्या दिया, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 एट द इंटरफेरेंस इज गिवन बाय even is equal to 4x1 plus 3y1, even is equal to 4x कैप प्लस 3y कैप प्लस 5z कैप। इवन तुम्हारे पास कितना है, 4x कैप प्लस 3y कैप प्लस 5z कैप, ठीक है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेकंड एट द इंटरफेस इन रीजन 2, इसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। सबसे पहले देखो वाई जेड है, ठीक है, वाई जेड सरफेस है, तो वाई जेड वाले कंपोनेंट क्या होंगे, इसके पैरेलल होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी सरफेस के ऊपर पैरेलल वाली कंडीशन कैसे लगती है कि फर्स्ट और जो सेकंड तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर पैरेलल कंपोनेंट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो E2 की वैल्यू के अंदर तुम्हारे पास जो y और z है वो सेम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3y कैप प्लस 5z कैप। ये कहाँ पे है, देखो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर, मतलब इन तीनों में से एक होने वाला है, ठीक है।
और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रह गए, परपेंडिकुलर वाले हैं वो इक्वल नहीं होते हैं ई के अंदर। हमारे लिए यूजुअल कंडीशन भी कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो पैरेलल वाली होती है। परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, जैसे कैसे, ये डी जो तुम्हारा परपेंडिकुलर वाला है अबोव इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर बिलो, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फ्री चार्ज डेंसिटी तुम्हारी नहीं है, ठीक है, फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे नहीं है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अबोव वाला इसका निकालो, ये क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा है, 4, और इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, आई कैप इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या आएगा, इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 4 E2 आई कैप, ठीक है। तो E2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, E2 जो आई E2 x बोल दो इसको, है ना, x वाला कंपोनेंट आई, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आई कैप। तो क्या आ गया तुम्हारे पास, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो तुम्हारे पास इसके अंदर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d from a narrow diffraction slit of width b is very less than d. What is the separation between the central diffraction maxima and the first minima if the wavelength of the diffraction light is lambda, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास b width की क्या है, कोई भी स्लिट है, ठीक है, इससे तुम्हारी लाइट आ रही है और ये तुम्हारा सामने पर्दा है, कितना डिस्टेंस पे है, d है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारी जैसे इस पे लाइट आएगी, ठीक है, तो इसके ऊपर तुम्हारे पास पीक आएगा, ठीक है, डिफ्रेक्शन का पीक आएगा, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम आ रही होगी इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट मिनिमम होगी, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एल लैम्डा। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमा के लिए तो क्या होता है, मैक्सिमा के लिए तो कोई गैप नहीं होता, सब बिल्कुल सामने ही बनती है, ठीक है। मिनिमा ये है, सपोज दैट ये तुम्हारा मिनिमा है, तो ये एंगल हो गया तुम्हारे पास थीटा, ये तुम्हारे पास डी है, जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ एक्स है नहीं, ठीक है, या x1 बोल दो, जो भी बोल दो। फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट मिनिमा, b ऑफ साइन थीटा, ये थीटा क्या होगा, छोटा होगा ना, अगर थीटा छोटा होता तो इसको क्या लिखता हूं मैं, थीटा। तो ये क्या आ गया, n की वैल्यू 1, ये आ गया लैम्डा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बाय का b। अब एक चीज देखो, ये इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, हमें ये वैल्यू चाहिए। तुम क्या जानते हो, कोण बराबर 4 त्रिज्या, या फिर मैं कह दूं इंग्लिश में एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तुम्हें क्या चाहिए, ये एक तरीका क्या है, आर्क ही तो है, तो आर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, एंगल इंटू रेडियस। अगर ये पूरा सर्कल होता है ऐसे, तो इसकी रेडियस क्या होती है, डी, तो क्या हो जाएगा, एंगल क्या है, लैम्डा बाय का बी, इंटू में क्या है डी, तो ये क्या आ गया, डी लैम्डा बाय का बी। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी, मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच के अंदर लैम्डा कैपिटल डी बाय का स्मॉल बी। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए डाइइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैज कांस्टेंट पोलराइजेशन पी वेक्टर इज इक्वल टू पी नॉट जेड कैप। पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, पी नॉट जेड कैप, सो दैट द फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज ई इन इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाय 3 एप्सिलॉन नॉट जेड कैप, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले क्या बोला है, द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज पी नॉट cos थीटा। बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालो, क्या होती है, पी वेक्टर डॉट एन कैप, ठीक है। पी वेक्टर की वैल्यू क्या है, पी नॉट जेड कैप डॉट एन कैप, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट cos थीटा, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, जेड कैप का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, इनके बीच एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, पी नॉट cos थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए तो तुम्हारा ऑलरेडी सही है, ठीक है। अब हमें बी सी डी इनमें चेक करना है, ठीक है। बी चेक करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उससे पहले हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल देखो क्या है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर। इसने क्या पूछा, देखो जेड एक्सिस पे ही पूछा है ना, उसके एक्सिस पे ही पूछा है, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल चाहिए तुम्हें, पोटेंशियल क्या हो जाता है, के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर, के पी वेक्टर डॉट आर कैप बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे तुम्हारा पी क्या है, हियर पी वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट।
अब एक चीज देखो, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा पोलराइजेशन क्या होता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं डाइपोल मोमेंट को क्या लिख दूं, पोलराइजेशन इनटू पर यूनिट, पोलराइजेशन इनटू का वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, के ऑफ पी वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, जेड कैप, यहाँ पे आएगा पी नॉट, पी वेक्टर की जगह ये वाला पी वेक्टर आएगा ना यहाँ पे, पी नॉट और जेड कैप डॉट आर कैप करोगे तो आएगा कोस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4/3 है, पाई आर की क्यूब है, ठीक है, पी नॉट है, कोस थीटा है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर है। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इसके अंदर जेड जेड कैप डायरेक्शन में पूछा है। ठीक है, तो ये थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, तो एक कोस थीटा कितना हो जाएगा 1, नीचे आर स्क्वायर है और कितनी डिस्टेंस में पूछा है 2r पे, तो r की जगह आ जाएगा 2r। इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 4 जा 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब, ऊपर बचेगा तुम्हारे पास r और p नॉट। तो तुम्हारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, 2r डिस्टेंस के ऊपर जेड एक्सिस पे p नॉट r बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब ऑप्शन सी भी सही है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने पूछा है, देखो तुम पोटेंशियल कैसे डिलीवर करते, इस तरीके से डिवाइड बाय आर स्क्वायर करके, v प्रोपोर्शनल टू आता 1 बाय आर स्क्वायर। तो इसी जगह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या रहेगा, माइनस का dv बाय का dx। ठीक है, क्योंकि क्या होता है माइनस का d फाई तो होता है। ठीक है, ऐसे निकालोगे तो अपॉन में आर स्क्वायर है, उसका क्या हो जाएगा माइनस का 2 बाय का आर क्यूब, मतलब ये प्रोपोर्शनल आएगा 1 बाय आर क्यूब के। ठीक है, बट इन्होंने कहा है 1 बाय आर स्क्वायर के, तो ये गलत है। तो इसके अंदर तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए ऑन एक्स वाई प्लेन हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नोट आर कोस थीटा बाय का ए, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है, कितना होगा, पी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर वेक्टर सिग्मा डी ए। ठीक है, आर वेक्टर तुम्हारा किस एक्स वाई प्लेन के अंदर है ना, तो आर वेक्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, सिग्मा की वैल्यू कोस थीटा डिवाइड बाय ए, और यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा आर डी थीटा। अब ये देखो, जब साइन थीटा कोस थीटा के साथ जाएगा क्या बनाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, और इसका जब थीटा के लिमिट में तुम क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो साइन थीटा कोस थीटा बनाएगा साइन 2 थीटा, इंटीग्रेशन करोगे आएगा कोस 2 थीटा, लिमिट लगाओगे 0 से 2 पाई, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाले टर्म तुम्हारी 0 ही देगी तुम्हें। तो क्या बच गया तुम्हारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ आर कोस थीटा सिग्मा नोट आर, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय ए, और आर डी आर तो आर स्क्वायर, और ये डी आर ये डी थीटा। ठीक है, 0 से ए तक हो जाएगा इसका आर, और 0 से 2 पाई तक हो जाएगा इसका, 0 से 2 पाई तक इसका क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है, करो, आर स्क्वायर ये रहा, आर ये रहा, आर की पावर क्यूब, तो इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, आर की पावर 4/4, ए साइड में पड़ा है नीचे ही, लिमिट ए से 0 से ए, कोस स्क्वायर थीटा का क्या होगा, सिग्मा नोट बाहर गया, एक्स्ट्रा ही था। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कोस 2 थीटा प्लस 1/2, तो 1/2 का करोगे तो क्या आएगा θ/2, और कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2, लिमिट लगानी है 0 से 2 पाई, इसमें तो कुछ लगाओ 0 ही आना है। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा में तो कुछ भी लगाओ, साइन 2 थीटा में तो कुछ भी लगाओ 0 ही आएगा। ठीक है, इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 2 पाई/2, पाई आएगा यहाँ से, तो ये कितना बचेगा पाई सिग्मा नोट आर की जगह क्या आ जाएगा ए की पावर 4/4 इंटू ए, इससे काटोगे आ जाएगा पाई सिग्मा नोट ए की क्यूब बाय 4, डायरेक्शन क्या थी एक्स कैप बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स कैप, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास, आंसर आ गया सिग्मा नोट पाई ए की क्यूब, ठीक है, एक्स कैप बाय का 4। ठीक है, 5th क्वेश्चन है ना, ये आ गया तुम्हारा, ये क्यूब आएगा यहाँ पे ना, 4 नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ से 4 हो गया था, डिवाइड में ए और था, तो ए करने के बाद इसका आंसर तुम्हारे पास ए आ जाएगा ना, क्यूब आएगा, बट ये क्या आएगा, क्यूब आएगा यहाँ पे, बट ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, माइनस डायरेक्शन में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा आंसर, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पे बस क्यूब है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पी वेक्टर इज कीप्ड एट द ओरिजिन ऑफ द अपर हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r as shown in the figure. The electric flux through the surface of the upper hemisphere is given by, ठीक है, ये तुम्हारा कोई भी हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके अंदर इस तरीके से डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो डाइपोल जो होता है वो होता क्या है, मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्यू इंटू आर ही तो होता है, ठीक है, तो यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा, पी बाई का आर, ठीक है, इसकी रेडियस आ रहा है तो मैं इसको आर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू पी बाई का आर आ गया, क्यू ये आ गया। अगर ये स्फीयर क्या होता, कंप्लीट होता, ठीक है, तो कंप्लीट स्फीयर से जाने वाला फ्लक्स क्या हो जाता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या मैं कहूँ तो पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हाफ वाला है ना, हाफ हेमिस्फीयर है, तो क्या हो जाएगा, हाफ से जाने वाला, कंप्लीट नहीं है, हाफ है, ठीक है, तो इससे जाने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, पी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू का आर। ये तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया 6 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेक्टर पोटेंशियल ए वेक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट m vector at a point r is given by a vector is equal to m vector cross r vector by r cube if m vector is directed along the positive z axis, कि तुम्हारा जो m vector है वो क्या है, m z कैप है, the z axis the z component of the magnetic field at the point r vector is। अब तुम्हें किसी पॉइंट r वेक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का z कंपोनेंट बताना है, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास क्या हो, कोई मैग्नेटिक मोमेंट हो, उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 3 एम वेक्टर डॉट आर कैप इंटू आर कैप माइनस एम वेक्टर, इतना होता है, ठीक है। जहां तुम्हारा जो आर कैप, आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है जिसके ऊपर तुमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। देखो तो 1 अपॉन आर क्यूब आ जाएगा इधर, और 3 इंटू जो एम वेक्टर की वैल्यू क्या है, एम ऑफ जेड कैप, आर वेक्टर को क्या लिख दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरीके से इस आर को लिख दोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइड बाय आर माइनस का एम ऑफ जेड कैप, ठीक है। इसको करो, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बाकी तो जीरो हो जाएंगे, जेड वाला ही जाएगा, तो क्या आएगा एम जेड बाई आर, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया 3 एम जेड बाई आर, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइड बाय आर माइनस का एम ऑफ जेड कैप 1 बाय आर क्यूब है, ठीक है। आर को बाहर लेके हूं तो ये हो गया 1 बाय आर की पावर 5। अब हमें चाहिए जेड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ जेड कंपोनेंट, ठीक है, तो इसमें से जेड कंपोनेंट निकाल लो, आई जे वाले से निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या आएगा, एक्स क्या एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई कंपोनेंट आएगा, बट हमें चाहिए ओनली जेड कंपोनेंट, ठीक है, बी जेड चाहिए हमें, तो इसके अंदर से ओनली जेड वाला उठा लो, 3 एम जेड, इसके साथ करोगे तो जेड स्क्वायर के कैप बाय, ये भी के कैप है, आर की पावर 5 बाहर गया माइनस का एम के कैप, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 बाय आर की पावर 5, 1 बाय आर की पावर 5, आर अगर तुम स्क्वायर इधर से कॉमन ले रहे हो तो इसके साथ में आर स्क्वायर चला जाएगा, है ना, ऐसा होगा। अगर ये आर स्क्वायर बाहर जाएगा तो इसके साथ आर स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आर की पावर 5 मत लिखो, इसको 3 लिखो, तो ये होगा 3 एम जेड स्क्वायर बाय का आर स्क्वायर, और इसके साथ फिर तुम्हें कुछ नहीं लिखना, वरना लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का एम, तो ये आंसर तुम्हारा कहाँ है, एम भी बाहर लिखोगे तो ये हो जाएगा एम बाय आर क्यूब 3 जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस का 1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो गया, एम बाय आर क्यूब 3 जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस का 1, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ए एयर स्पेस्ड कोएक्सियल केबल हैज एन इनर कंडक्टर 0.5 सेंटीमीटर इन रेडियस एंड आउटर कंडक्टर 1.5 सेंटीमीटर इन रेडियस, ठीक है, एक कोएक्सियल केबल है, बना लो, जो आउटर वाली रेडियस है वो है तुम्हारे पास 1.5,
सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर तुम्हारा पोटेंशियल दिया गया है तुम्हें 8। द इनर कंडक्टर इज एट ए पोटेंशियल 8000, इसके ऊपर पोटेंशियल है 8000 वोल्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंडेड आउटर कंडक्टर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इज इक्वल टू 1। ये बार वाला तुम्हारा क्या है, ग्राउंडेड है, और तुम्हें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, मतलब आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 8000 वोल्ट। अगर अंदर चार्ज क्यू हो तो किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना लिखते हैं, ये क्यू बाय आर, और दे कितना रखा है, 8000 वोल्ट। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू पुट करके 8000, आर कितना यूज किया है यहाँ तक आने के लिए, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर इजिकल टू 1 पे, तो वो कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना ही आएगा ना, के क्यू की वैल्यू 8000 इंटू 0.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय आर स्क्वायर क्या है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इससे इसको काटोगे आएगा 2, डिवाइड करोगे 2 का तो क्या आएगा 4000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना कि वोल्ट पर मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप एक्सपोनेंशियल आई आयोटा बी एक्स कैप बीटा x plus 4y minus omega t is passing through a medium of refractive index 1.5. If the phase velocity is 2 into 10 to power 8 meter per second, then the angular frequency of the wave will be 10 to power n radian per second. The value of n will be, सबसे पहले देखो फेज वेलोसिटी दी है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अपॉन के। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 2 into 10 to power 8। देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये निकालना है हमें, के को इससे मल्टीप्लाई करके। अब हमें चाहिए के हमारे पास है नहीं, वो हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करो, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नोट और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इससे कंपेयर करो। ठीक है, या के वेक्टर माइनस का आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इससे कंपेयर कर लो। तो के वेक्टर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ गई यहाँ पे, बीटा आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये आ गई। ठीक है, वो एक चीज और देखो, जो ई वेक्टर की डायरेक्शन है वो और के वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कर दो ई वेक्टर डॉट के वेक्टर इज इक्वल टू 0, करोगे इनके डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 करो, 4 इंटू बीटा जाएगा, 4 इंटू बीटा माइनस 4 इंटू 3 12, तो 4 बीटा इज इक्वल टू 12, या बीटा इज इक्वल टू आ गया 3। तो के वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ गई, तुम्हारे पास डायरेक्शन आ गई 3i प्लस का 4j। ठीक है, 3i प्लस का 4j आ गई, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐड करोगे 25, रूट निकालोगे 5। के वेक्टर की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे के की वैल्यू 5 फुट करो, 5 इधर जाएगा, 5 टू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर 10 इंटू 10 टू पावर 8, या फिर 10 टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हारे पास यहाँ पे, अच्छा तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, तो यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 9 आ गई, कितनी 9, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट साइन एक्स प्लस वाई प्लस ओमेगा टी के कैप, द एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इज। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो वेव जा रही है तुम्हारे पास, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये के एक्स माइनस के आर माइनस का ओमेगा टी होता तो ये होती प्लस आर के अंदर। ठीक है, या के एक्स माइनस का ओमेगा टी होती तो ये होती प्लस एक्स के अंदर। ठीक है, और के एक्स प्लस ओमेगा टी होती है तो ये होती है माइनस एक्स के अंदर। ठीक है, ये क्या है, के एक्स प्लस ओमेगा टी टाइप है, तो ये माइनस एक्स में होगी, माइनस एक्स मतलब इस डायरेक्शन के अंदर इसकी वेव होगी, ये डायरेक्शन है इस वेव की। ठीक है, और जिस डायरेक्शन के अंदर वेव होती है उसी डायरेक्शन के अंदर पॉइंटिंग वेक्टर होता है। तो ये वाली डायरेक्शन कहाँ है, एक तो यहाँ है तुम्हारे पास और एक यहाँ है, दो चीज तो ये देख लो। उसके बाद ये देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद देखो नीचे म्यू नॉट स्क्वायर आएगा या म्यू आएगा। ठीक है, इसको देखने के लिए तुम देख सकते हो कि ई जो तुम्हारा है वो क्या होता है, बी इंटू सी होता है, ऊपर सी से मल्टीप्लाई नीचे सी से मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर क्या बनाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सी को क्या लिख सकते हो, ओमेगा बाय का के।
ठीक है। और जब तुम पॉइंटिंग वेक्टर निकालोगे तो क्या करते हो, ई क्रॉस बी बाय का म्यू नॉट, एक म्यू नॉट यहाँ से आता है, एक म्यू नॉट यहाँ से आता है, तो म्यू नॉट स्क्वायर हो जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे चेक किया, जो तुम्हारी के की डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन के अंदर तुम्हारा पॉइंटिंग वेक्टर होगा, तो ये दोनों ऑप्शन बचे। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, नीचे म्यू नॉट स्क्वायर है और नीचे इसमें क्या है, म्यू है। तो जब तुम ई निकालते हो तो एक म्यू नॉट तो वहीं आ जाएगा अगर ओमेगा लेके आओगे तो। ठीक है, और जब पॉइंटिंग वेक्टर निकालोगे तो एक म्यू नॉट का डिवाइड हो जाएगा, तो एक और एक हो गए दो, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के अंदर तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडरिंग ए सिंपल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम बी वेक्टर इज इक्वल टू z कैप b naught e to power alpha t where b naught and alpha are constant, the electric field that will be produced due to the given time varying magnetic field, कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना आ जाएगा। मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू डेल बी वेक्टर बाय का dt। ठीक है, बी वेक्टर दिया गया है तो निकालो, माइनस इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, z कैप b नॉट e टू पावर अल्फा t, आगे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन किसके लिए तुम्हारे पास ये वाली टर्म आ सकती है। ठीक है, इसमें से तुम्हारे पास सी में से ही ओनली आएगी। कैसे, ट्राई करके देखो, डेल क्रॉस ई वेक्टर करो। ठीक है, क्या होता है 1 अगर मैं वो कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ सिलेंड्रिकल, तो क्या आएगा 1/r। ठीक है, यहाँ पे क्या था तुम्हारे पास एस फाई जेड कैप, यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास एस आ जाएगा, और यहाँ से आता है तुम्हारे पास एस फाई जेड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे फिर एस वाले के अंदर क्या है तुम्हारे पास, कुछ नहीं है, जीरो। फाई वाले में क्या है, जो भी है उसके साथ एस और लगा दो, मतलब एक आर और लगा दो, तो बी नॉट आर स्क्वायर बाई 2 ई टू पावर अल्फा टी थीटा कैप आ गया। ये कौन सा है, जेड वाला, जीरो। ठीक है, इसको सोल्व करो, क्या आएगा 1/r, जेड कैप में आएगा ना ओनली। देखो ऐसे करोगे तो ये जीरो में, ये जीरो में, इसमें करोगे तो ये जीरो में, ये जीरो में, जेड कैप में आएगा ओनली। ठीक है, इसको सोल्व करो, जेड कैप ये तुम्हारा ब्रैकेट बन गया। ठीक है, सोल्व करोगे तो इसका एस के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास था ये बी नोट है ना ये, तो यहाँ पे तुम्हारे पास था ये, इसका करोगे तो माइनस का अल्फा बी नोट बाई 2 ई टू पावर अल्फा 2। ठीक है, और आर स्क्वायर का था 2r। ठीक है, ये तो जीरो है ही, सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का अल्फा बी नोट आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जेड कैप आ जाएगा और ई टू पावर अल्फा टी आ जाएगा। देखो सेम का सेम आ गया। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होगा तुम्हारा, सी ऑप्शन होगा। बाकी तुम कोई भी ऑप्शन ट्राई करोगे तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सही, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारे पास क्या है, टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नीट्यूड m, वन इज प्लेस्ड एट ओरिजिन एंड द अदर वन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम p to q, keeping the direction fixed. Assume that p and q both are xy in xy plane. The required work done in the displaced the magnetic dipole from p2, कि जब ये p पे है तो और उसको p से q पे लेके गए तब तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तुम इक्वल कर सकते हो कि जब ये p पे है तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और जब ये q पे आ गया तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तुम्हारा क्या होगा, रिक्वायर्ड वर्क डन होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है अगर किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख लिया जाए। ठीक है, तो वो होती है तुम्हारी माइनस का m2 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर, कि b1 क्या था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड था जो तुम्हारा आ जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, और तुम्हारा जो ये वाला है mi कैप है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर डिवाइड बाई r क्यूब माइनस 3 m1 वेक्टर डॉट r1 वेक्टर, ये r ही है। ठीक है, तुम्हारा r वेक्टर है, और m2 वेक्टर डॉट r वेक्टर। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 इंटू m1 वेक्टर डॉट r वेक्टर, m1 वेक्टर कहाँ है तुम्हारा j डायरेक्शन के अंदर, और जो तुम्हारा r वेक्टर जो होगा वो कहाँ है, i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाई √2 इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास m, ये j कैप में है तो फिर 1/√2। ठीक है, इधर से भी m2 कहाँ है, इसके अंदर, और इसके अंदर इस डायरेक्शन के अंदर, और इसकी डायरेक्शन क्या है i कैप प्लस j कैप बाई √2, तो यहाँ से भी आएगा तुम्हारे पास m 1/√2 डिवाइड में था r2 पर 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास -3/8 पाई r की पावर 5 म्यू नॉट
ठीक है, इंटू एम। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास यू ऑफ पी। अब तुम्हें चाहिए यू ऑफ फाइनल की फाइनल कंडीशन में जब यहाँ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के अंदर देखो कि वो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 वेक्टर डॉट m2 वेक्टर, ये तो जीरो आ ही जाएगा, ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो जीरो, माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड बाई आर टू पावर 5 m1 वेक्टर डॉट आर वेक्टर, m1 वेक्टर डॉट आर वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये कितना आएगा फिर से जीरो, तो जीरो आएगा तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, तो इसमें एनर्जी जीरो ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, यू एफ माइनस का यू इनिशियल, तो जीरो माइनस का माइनस 3 म्यू नॉट m बाय 8 पाई आर की पावर 5। ठीक है, 3 म्यू नॉट m बाय 8 पाई आर की पावर 5। ये आंसर तुम्हारे पास क्या है, आर की पावर 5 आएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, ये कंप्लीट है। ठीक है, तो इसके साथ भी आएगा, आर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, आर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, आर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और आर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो आर स्क्वायर से ये इसकी पावर 2 कट जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारे पास, ये देखो कौन सा है, और ये भी m है ना, ये m है, m है, तो ये m स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके अंदर तुम्हारा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रिंग ऑफ रेडियस r carries a linear charge density lambda, it is rotating about an axis crossing through its center and perpendicular to its plane with an angular speed ओमेगा। ये कोई रिंग है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस r by √2 फ्रॉम इट्स सेंटर इज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले देखो, अगर ये ऐसे घूम रही है, चार्ज डेंसिटी है, तो इसके पास करंट कितना आएगा, करंट क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय का टी, क्यू चार्ज कितना है इस पे, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और इसकी जो सर्कमफेरेंस है वो कितनी है, 2 पाई कैपिटल आर। टी क्या होता है, टी क्या होता है तुम्हारा 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, लैम्डा आर ओमेगा। ये तुम्हारे पास आ गई करंट की वैल्यू। ठीक है, जब करंट तुम्हारे पास इतना है, तो जो तुम्हारा ये सर्कुलर रिंग है, ठीक है, इसके एक्सिस के ऊपर किसी डिस्टेंस जेड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, इसको करो सोल्व, इसको करेंगे सोल्व, और हम रख देंगे इसके अंदर जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना r/√2 कर दो, म्यू नॉट आई बाय 2, आर नहीं यहाँ पे, आर स्क्वायर, तो इसकी जो रेडियस थी वो है, डिवाइड बाय तुम्हारे यहाँ पास ये है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू r/2, इसकी पावर 3/2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास 3/2 आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई बाय 2, और आर स्क्वायर इधर आ जाएगा ये 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो आर की पावर 3 आ जाएगा, इसकी पावर 3/2 है। ठीक है, ये तुम्हारे पास रह जाएगा, और आई की वैल्यू रख दी लैम्डा इंटू आर ओमेगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, अब आर स्क्वायर आर क्यूब गया, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास बच गया म्यू नॉट बच गया, लैम्डा बच गया, ओमेगा बच गया, ये डिजिट है, इसको सोल्व कर लेना। इस डिजिट को सोल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.82। तो इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंसीडर द पोलराइजर P1, P2 एंड P3 प्लेस्ड अलोंग एन एक्सिस एज शोन इन द फिगर। आई नोट तुम्हारा जा रहा है, ये P1 इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर टाइप ही है, ठीक है, P2 इसी एंगल थीटा पे है, P3 इस थीटा से, ये थीटा से था पहले, तो अब ये कि यहाँ से कितना हो गया 90 माइनस थीटा से, ऐसे कुछ है। द पास एक्सिस P1 एंड P3 आर एट राइट एंगल टू ईच अदर while the path axis of P2 makes an angle theta is equal to 30 degree with the P1. A beam of unpolarized light of intensity I0 is incident on P1 as shown. The intensity of light emerging from P3 is approximately. देखो यहाँ पे मेलस लॉ यूज होगा, मतलब इंटेंसिटी कितनी आएगी, I0 cos स्क्वायर फाई, इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब ये इसे सिंपली जा रही है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट पहले जाती है, तो वो क्या करती है, अपनी इंटेंसिटी उसकी हाफ हो जाती है। ठीक है, जब वो दूसरे से जाएगी तो अकॉर्डिंग टू कोस स्क्वायर मेलस लो कोस स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी के अंदर, तो कोस स्क्वायर थीटा था यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, सेकंड के अंदर
अब जब ये यहाँ से चली गई है तो अब ये वाला एंगल वर्क करेगा। ये कितना है इसके लिए कोस 90 माइनस थीटा, या मैं कह दूं साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको लिख सकते हो तुम आई नॉट बाय 8, 4 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या था 30 था, तो ये आ गया आई नॉट बाय 8 साइन 60 का स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर करोगे तो 3/4 इंटू आई नॉट बाई 8, या ये आ गया 3 आई नॉट बाई का 32, या फिर इसको ऑलमोस्ट ये आ गया आई नॉट बाई का 11। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ गया तुम्हारे पास डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू लॉन्ग होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर ऑफ R1 and R2, R1 is less than R2, are placed in vacuum as shown in the figure below. The inner cylinder carries a current charge plus lambda per unit length, and the outer cylinder carries a charge minus lambda per unit length. The electrostatic energy per unit length of the system. ठीक है, इनर सिलेंडर पे प्लस लैम्डा पर यूनिट लेंथ और आउटर सिलेंडर के ऊपर है माइनस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछी है पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर तुम देखो कि तुम्हारे पास जब R तुम्हारा क्या है R1 है, ठीक है, इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज डेंसिटी है, अंदर तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए इवन क्या आ जाएगा 0। और जब बाहर देखोगे तुम, जब R तुम्हारा R2 से बड़ा है तो E2 क्या आएगा 0, क्योंकि जब इसको तुम कवर करके बाहर आओगे तो इस पे भी लैम्डा है, अंदर वाले पे, बाहर वाले पे क्या है, अंदर वाले पे प्लस लैम्डा है, बाहर वाले पे माइनस लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा। तो E2 भी तुम्हारा क्या आएगा 0 आएगा, तो अंदर और बाहर तो 0 है। पर जब R तुम्हारा क्या है R1 और R2 के बीच में है, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से आएगा, जो अंदर वाला कितना चार्ज तुम्हारा क्लोज कर रहा है इसकी वजह से। ठीक है, वो कितना होता है 2k लैम्डा अपॉन R। ठीक है, 2 इंटू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा चार्ज डेंसिटी होगी, आर डिस्टेंस होगी, तो आ गया तुम्हारे पास लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। ठीक है, तुम्हें चाहिए अब वर्क डन या इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चाहिए, तो वो कैसे आती है, यू कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर d2। ठीक है, कैसे आएगा ये एप्सिलॉन नॉट बाय का 2 और ई स्क्वायर की वैल्यू इधर से निकालो, लैम्डा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, d2 की वैल्यू आर डायरेक्शन के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, आर डायरेक्शन में आएगा, तो 2 पाई आर एल और डी आर। ठीक है, इसे निकालो, इंटीग्रेशन 1/r का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये r से r गया, 1/r का क्या हो जाएगा ln r, तो ln r हो गया यहाँ पे। ठीक है, और बाकी चीजें बाहर चली गई सारी, पाई ये स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर चला गया, 4 पाई स्क्वायर चला गया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर चला गया, इसके साथ तुम्हारा l आ गया। ठीक है, और कुछ बचा यहाँ पे 2 था, 2 पाई आर एल, r से गया था, 2 पाई ऊपर भी बचा हुआ है, इस पे लिमिट है तुम्हारी R1 से लेके R2 तक, इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, यही बता देता हूँ इसमें, इसी से देख लो, है ना, R2/R1 आएगा, रेडियस R2 है, नीचे वाली R1 है, तो R2/R1 आएगा, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, 1/r का इंटीग्रेशन करना था ना, 1/r का इंटीग्रेशन करना था, ln x का होता है 1/x, तो इसका आएगा ln x, सही है, यही सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है तुम्हारे पास, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारे पास, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट लैम्डा स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट जाएगा तो नीचे एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से ये 2 चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बच गया लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही बचाना, पर यूनिट लेंथ के लिए चाहिए तो ये u/l हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R2/R1। ऐसा कहीं आंसर है, कहीं नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई इसको करो, 2 से नीचे करो, तो कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ये जो 2 है इसकी पावर में चला जाएगा ना, ln की पावर में चला जाएगा, r की पावर में, तो R2 की स्क्वायर बाय R1 की स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर कहीं हो सकता है, ये तुम्हारा आंसर कहाँ है
ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रोड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2/√3, it is surrounded by air, a ray incident at the midpoint of one end of the rod as shown in the figure. The incident angle theta for which light ray grazes along the wall of the rod is, क्या आएगा बताओ, ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारी जो लाइट है वो ऐसे ही चली जाए, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं इसके परपेंडिकुलर खींच देता हूँ नॉर्मल, ये मैं एंगल मान लिया मैंने सी है, ठीक है। सबसे पहले इधर लगाता हूँ मैं, इधर मैं अप्लाई करता हूँ, लो ये सी है तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 90 माइनस का सी। इसके ऊपर तुम्हारा स्नेल्स लॉ लगाओ, बार वाले का म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 इंटू साइन थीटा इजिकल टू अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3, ठीक है, साइन 90 माइनस सी इधर आ जाएगा, ठीक है। यहां से तुम निकाल सकते हो साइन थीटा की वैल्यू, इक्वेशन नंबर आ गई तुम्हारे पास 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे लगाओ, इस पॉइंट पे लगाओगे तो क्या आएगा, साइन सी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पॉइंट पे इजिकल टू बार जब जा रहा है तो उससे कितना जाना होगा साइन 90 तो 1 इधर, और इधर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो इधर से साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, साइन सी की वैल्यू इतनी आ गई, तो फिर कोस सी की कितनी आएगी, अब कोस सी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, साइन सी की वैल्यू इतनी है, तो फिर कोस सी की आ जाएगी, साइन 90 माइनस सी की चाहिए ना तुम्हें, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोस सी, यहाँ पे आ जाएगा कोस सी, इससे कोस सी की वैल्यू निकालो, क्या आएगा √1 माइनस इसका स्क्वायर का रूट, या फिर बोलो 1/4 का रूट, या फिर बोलो तो 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2, 1/2 पुट करोगे 2 से 2 गया, क्या आ गया 1/√3, तो साइन थीटा इजिकल टू कितना आ गया 1/√3, या थीटा इजिकल टू कितना आ गया साइन इनवर्स 1/√3। ऑप्शन नंबर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे डी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड इलेक्ट्रिक चार्ज E इज एसिलेटेड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V से इसको एसिलेट कर दिया, देन इट्स इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, तो वो गोल गोल घूमेगा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज r0, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 2V, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो V से इसको एसिलेट किया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 mv² इक्वल टू ev, v तुम्हारा जो है वो आ गया 2ev, ये v कैपिटल वाला है, ठीक है, डिवाइड बाय m का रूट, ठीक है, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया तो mv²/r इक्वल टू होता है तुम्हारा qvv, ठीक है, v से v गया तो फिर इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी r इक्वल टू mv का qv, क्योंकि बाकी चीज तो बदल ही नहीं रही, मास नहीं बदला, चार्ज नहीं बदला, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदला, वोल्टेज वेलोसिटी बदली, वेलोसिटी इसकी क्या है m/qb, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो 2ev/m, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो r तुम्हारा क्या रह रहा है प्रोपोर्शनल टू √of v है, पोटेंशियल के रूट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहले रेडियस कितनी है r0 है, प्रोपोर्शनल थी v के, अब रेडियस कितनी आएगी, सपोज दैट r डैश आएगी, प्रोपोर्शनल रूट v की है, वो अब तुमने 2v कर दिया, रेशियो ले लो r0/r1 इजिकल टू, लोगे रेशियो तो आएगा √2 आ जाएगा ना, तो r1 इजिकल टू आ गया √2 ऑफ r0, तो इसके अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, क्या आ गया C17 में ऑप्शन नंबर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज ए फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट p व्हिच मेक्स थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एंगल, x एक्सिस की p वेक्टर है व्हिच मेक्स एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है, तो इस p वेक्टर को तुम कैसे लिखोगे, p0 i कैप प्लस j कैप p0 cos थीटा i कैप, ये तो होगा x कंपोनेंट px, py क्या हो जाएगा p0 sin थीटा j कैप, ऐसे लिखोगे। व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर इज इक्वल टू E I कैप, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया इट एक्सपीरियंसेस ए टो k कैप, ठीक है, तो टो निकालो इसके अंदर, सबसे पहले तो क्या होता है p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, p क्या था तुम्हारे पास थीटा एंगल बना रहा था x एक्सिस के साथ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करो
पी नोट कोस थीटा आई कैप प्लस पी नोट साइन थीटा जे कैप क्रॉस ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ई वन वेक्टर इज इक्वल टू ई आई कैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा ई आई कैप है। तो इसका निकालो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई आई के साथ तो 0 हो जाएगा, तो जे ही देगा, तो क्या आएगा पी नोट साइन थीटा, जे के बाद क्या आएगा, आई जे के आता है ना, जे आई माइनस के आएगा इस बार, तो ये कितना आ गया माइनस का के कैप। टोरक तुम्हारा कितना आ गया, टो वन कितना आ गया पी नोट साइन थीटा के कैप। ठीक है, when subjected to another electric field E2 vector is equal to root 3 E1 j cap, it experiences torque T2 is equal to minus का T1। इसको जब दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, P वेक्टर की वैल्यू तो वही रह जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है बस, cos थीटा आई कैप प्लस P नोट साइन थीटा j कैप इनटू दूसरा क्या है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रूट 3 E1 j कैप। सॉल्व करो, जे से जे तो जाएगा नहीं, 0 देगा, तो ये आई जे के देगा, पी नोट कोस थीटा रूट 3 E1, इधर कितना था, ये E1 था, ये E1 नहीं है, ये E है। ठीक है, तो ये इधर भी E है और इधर भी E है। ठीक है, ये कितना आएगा आई जे, ये कैप आ गया। ठीक है, जो नया वाला है ना वो पुराने वाले का माइनस है, नया वाला जो है वो पुराने वाले का माइनस करो, तो ये पुराने वाले का माइनस करोगे तो प्लस पी नोट साइन थीटा ई इंटू के कैप। ठीक है, सॉल्व करो, के से के गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा कितना आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, और ये इधर कितना है रूट 3 है बस, रूट 3, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 होता है और 60 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर आ गया तुम्हारे पास ए। क्या आ गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी एक्स जे कैप माइनस वाई आई कैप phi is equal to 1/4 alpha x square plus y square where alpha is a constant and t is the time the electric field and the magnetic field corresponding to these potentials are। ठीक है, निकालो बहुत आसानी से। बी वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है, और जो तुम्हारे पास ई वेक्टर होता है वो क्या होता है माइनस का डेल फाई माइनस का डी ए वेक्टर बाय डी टी। इससे तुम सॉल्व कर सकते हो, करें सॉल्व करो तो डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालो, डेल क्या होता है एक्स वाई जेड के अंदर, सिंपल ही होता है आई जे के कैप। ठीक है, डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, जो ए था वो क्या था हाफ ए टी एक्स जे वाले में, हाफ ए टी एक्स जे वाले में, आई वाले में माइनस आएगा हाफ ए टी वाई, हाफ ए टी वाई, ये 0। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, आई वाले में निकालोगे 0 0, जे वाले में निकालोगे 0 0, के वालों में निकालोगे कुछ बचेगा तो के वाला निकाल लो। ठीक है, ऐसे करके निकलता है। एक्स से करोगे तो हाफ एल्फा टी माइनस वाई से करोगे तो माइनस पहले से माइनस हो जाएगा तो प्लस हाफ एल्फा टी, ये बन गया तुम्हारा एल्फा टी के कैप। तो बी वेक्टर की वैल्यू आ गई एल्फा टी के कैप, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब डेल क्रॉस ए तो आ गया, अब तुम्हें चाहिए डी ए वैक्टर बाय डी टी एक, तो इसका टी के रिस्पेक्ट में करो तुम डेरिवेटिव, क्या आएगा टी हटा दो बस यहां से, एक्स जे कैप माइनस का वाई आई कैप। ठीक है, और डेल ऑफ फाई, फाई का ग्रेडियंट ले लो तो 1/4 अल्फा एक्स का करोगे 2x आई कैप, इसका करोगे 2y जे कैप, 2y जे कैप, ये आ जाएगा। सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइड बाई 2। ठीक है, इससे निकालोगे अब तुम ई वेक्टर, क्या आएगा माइनस का डेल फाई, तो माइनस का अल्फा बाई 2 एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप माइनस का डी ए बाय का डी टी 1/2 अल्फा एक्स जे कैप माइनस का वाई आई कैप। ठीक है, सॉल्व करना इसको कोई जरूरी है नहीं या है, देख लेते हैं। इसके अंदर आई कैप कॉमन ले लो पहले, या क्या और कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का अल्फा बाई 2 कॉमन आ रहा है पहले वो ले लो, ये क्या बचेगा एक्स बचेगा इधर से
ये तो माइनस वाला सारा कॉमन ही गया, x बचेगा और इधर माइनस का y बचेगा, ठीक है। j वाले के साथ क्या कॉमन बचेगा, y और प्लस का x, ऐसा कुछ बन गया। माइनस का अल्फा बाई 2 इधर ये रहा, x माइनस का y आई कैप और x प्लस का y j कैप, तो इसके अंदर तुम्हारे पास आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विद चार्ज ई आर एसिलेटेड फ्रॉम ए नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स वन पैरेलल टू इट, ठीक है, एट ए पोटेंशियल v नोट से इसको एसिलेट कर दिया, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा 1/2 mv² और वो होगा ev नोट के इक्वल। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं, फोर्स लग रहा होगा ma, डिस्प्लेसमेंट अगर कुछ दी रखी है तो देखो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m एंड द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इतना इसके ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग दिस एसिलेशन, ये कितनी एनर्जी एसिलेट कर सकता है, कितनी एनर्जी रेडिएट कर सकता है, ठीक है। एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल पावर क्या करेगा, रेडिएट करेगा, तो उससे एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी की वैल्यू कितनी वो निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज से तुम निकालो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ईवी नोट बाय का md, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा वो डिस्टेंस कवर कर रहा है d, तो ये फॉर्मूला लगाओ s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर न्यूटन्स, इक्वेशन लगाओ, तो d डिस्टेंस कवर कर रहा है, इनिशियल स्पीड क्या थी 0, तो हाफ at स्क्वायर, यहाँ से t निकालो कितना आ जाएगा 2d बाय का a, इसका रूट किया तो ये आ गया तुम्हारे पास t, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम एक चीज और देख सकते हो क्या, कि अब पावर रेडिएटेड कितनी होती है, पावर रेडिएटेड तुम्हारे पास होती है म्यू नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ए क्या है वहां पे एसिलेशन, बाय का 6 पाई सी, वैल्यू पुट करो म्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाय 6 पाई सी, क्यू की कोई दिक्कत नहीं है, ई स्क्वायर हो जाएगा सीधा, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करो कितना आएगा वी स्क्वायर, ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर और डी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, तो इसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा म्यू नॉट ई स्क्वायर यहाँ पे है वी नॉट स्क्वायर बाय 6 पाई सी एम स्क्वायर डी स्क्वायर, टी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2d बाय का ए, इसका रूट। अब तुम्हारे पास यहाँ पे फिर से तुम ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ए की वैल्यू पुट करो क्या आ जाएगी ई वी नॉट एम डी। अब ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इसको मिलाओ कैसे, ई की पावर देखो कितनी है 2 2 4, तो ये है 4, ये हाफ गई तो कितनी बच गई 3.5, मतलब 7/2, ई की पावर 7/2 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ है, इन दोनों में से एक होगा। वी नॉट की पावर देखो, वी नॉट की पावर क्या है 2 इधर है, हाफ कटानी इसे तो 3/2 आएगी, वी नॉट की पावर आएगी 3/2, मतलब तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारे पास सी हो जाएगा। क्या किया, इससे पहले मैंने एसिलेशन निकाल लिया, ठीक है, एफ डॉट एक्स करके एनर्जी के इक्वल पुट करके, तो यहाँ से तुम्हारे पास एसिलेशन आ गया, न्यूटन के इक्वेशन एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकेंड जो इक्वेशन है उससे क्या निकाल लिया मैंने, टी की वैल्यू निकाल ली। पावर रेडिएटेड क्या होता है कि एक एसिलेटेड चार्ज पार्टिकल वो कितना पावर रेडिएट करता है, p इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 6 पाई सी, तो p की वैल्यू क्या आ गई म्यू नॉट क्यू स्क्वायर बाय 6 पाई सी ई स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय एम स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे एनर्जी निकाली जो t से मल्टीप्लाई कर दिया, ये t की वैल्यू पुट कर दी, इसके अंदर फिर यहाँ से a की वैल्यू पुट कर दी, तुम्हारा e की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने कंप्लीट EMT का सोल्यूशन भी क्या कर लिया, 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आप क्या कर सकते हो कि अगर तुम्हें आरसेट और तुम्हारे पास जो 12 की टेस्ट सीरीज अगर तुम्हें परचेज करनी है, ठीक है, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट physicstadka.com, और तुम ऐप भी विजिट कर सकते हो, उसका नाम रहेगा तुम्हारा फिजिक्स तड़का, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तुम्हें क्वेश्चन सीरीज के अंदर तो तुम कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है, वहां तुम्हें तुम्हारे कमेंट के रिप्लाई मिल रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन करते रहें और अपना ख्याल रखें, ठीक है, बाय।